अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है और क्या अमेजिंग सा मैच इस वक्त जा रहा है। कल सबसे पहले कुछ विकेट्स गिरी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी रविंद्र जडेजा की और दूसरी जानिब जो है वो रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 113 रन बनाए और एक अच्छा खासा एक मार्जिन, एक स्कोर ऑन बोर्ड बनाने के बाद जो है वो फिलहाल मैच को स्टॉप किया गया और उसके बाद आगे कंटिन्यू किया गया मजीद मैच। तो उसके बाद विकेट्स गिरी और तकरीबन 376 रन्स का जो टारगेट है वो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश अभी फिलहाल 125 रन्स बनाने में कामयाब हुआ और 8 विकेट्स अपनी गंवा दी हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया अगर इसी पेस के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं तकरीबन 150 रन्स की जो लीड है वो मिल सकती है या फिर 140 रन्स की लीड जो है वो मिल सकती है। हमें ज्वाइन किया इसी के साथ नाज़रीन हाफिज इमरान साहब, आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज साहब, एक तो मैच जारी है इंडिया बांग्लादेश का और कल जो एक पार्टनरशिप लगी जिसमें सेंचुरी भी हुई रविचंद्र अश्विन की, उनकी एज को अगर हम देखते हैं, उनके स्टेमिना को देखते हैं, इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उसके साथ हर चीज़ को स्केड्यूल करने के बाद उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई और आज जब मजीद अगले दिन का आगाज़ हुआ तो उस वक्त विकेट्स गई और उन्होंने तकरीबन 376 रन का टारगेट दिया है। हाफिज साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 8 विकेट्स बांग्लादेश की जा चुकी है, कितनी लीड ले लेगा इंडिया? देखिए, बात क्या है कि पहले तो जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस हैं आज मजमूई तौर पर इंडिया की 144 फॉर 6 से अगर आप 350 से ऊपर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत शानदार अंदाज में कमबैक किया बैटर्स ने। खुसूस जडेजा और अश्विन की जो बैटिंग थी वो उनको मैच में वापस लेके आई। हाँ। और एक ऐसी जगह पर ले गए कि जहां पर वो पहली इनिंग्स में अपनी बॉलिंग ठीक करने के बाद एक अच्छी बड़ी लीड ले सकते हैं और फिर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करके उस लीड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखते हैं तो खेल के मासिवाए इब्तदाई खेल का जो हिस्सा था जब बांग्लादेश ने बॉलिंग शुरू की और उन्होंने विकेटें ली इंडिया की 6, उसके बाद से लेकर तो अब तक इंडिया मैच में डोमिनेट कर रहा है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की बैटिंग शुरू होने से लेकर अब तक, जबकि बांग्लादेश की भी 8 विकेटें गिर चुकी हैं, इस वक्त तक तो पूरे अंदाज से मैच में बरसी है इंडिया की और वो उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। अश्विन और जडेजा की जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपने मैदानों पर भी और दुनिया से बाहर भी जहां भी उन्होंने क्रिकेट खेली है। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मैचेज ऐसे रहे हैं जहां पर इंडिया को उनकी गेंद से, इंडिया को उनके बैट से जरूरत पेश आई तो उन्होंने डिलीवर किया अपनी टीम की जरूरत के मुताबिक और तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मुश्किलात से निकाला। ये आसान नहीं होता कि जब आपके टॉप बैटर्स सारे के सारे आउट हो जाएं और सारी की सारी जिम्मेदारी निचले नंबरों पर खेलने वाले बल्लेबाजों पर हो और वो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको परफॉर्म करें। देखें जडेजा का बैटिंग ऑर्डर देखें कि किस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखें। पाकिस्तान के लिए लगभग 7-8 साल से क्रिकेट खेलने वाले इफ्तिखार अहमद ने चंद रोज पहले ये कहा था कि वो टेल एंडर है। वो भाई मैं टेल एंडर हूँ, ठीक है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं लोअर ऑर्डर हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूँ। तो जिस बैटिंग ऑर्डर, जिस नंबर के ऊपर रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की है, अश्विन ने बैटिंग की है, क्या वो ये उजर देंगे? और ये याद रखा जाए कि वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ। ठीक है जी। और अश्विन जो है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं, वो बैट्समैन की हैसियत से या ऑलराउंडर की हैसियत से सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो एक बॉलर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं। तो क्या ये उजर माना जा सकता है? इसलिए जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, जो खेल की समझ बूझ रखते हैं, जो स्किल्स में जिनके स्किल सेट्स जो है वो हाई होते हैं और जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव करना होता है, वो किसी भी नंबर के ऊपर जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर परफॉर्म करते हैं। कता नजर इसके कि आप 8वें नंबर पर आए हैं लेकिन आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो उस नंबर, या तो आप ना खेलें या फिर अगर आप खेलें तो नंबर को आप बीच में मत लाएं। और कितनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप ये पेश करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो परफॉर्मेंसेज इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर दी हैं, ये कंपैरिजन ना तो स्किल्स का है, ना ये टेम्परामेंट का है, ना फॉर्मेट का है, सिर्फ उस सोच का फर्क है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये फर्क है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं कि आपने परफॉर्म करना है बैन अवी सतह पर, जहां पर टीम को आपकी जरूरत है, तो फिर आप अश्विन और जडेजा से जैसी परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। और जब आप इस अंदाज से क्रिकेट को सोचते हैं, लो जी मैं तो 8वें नंबर पर जा रहा हूँ, मैं तो 7वें नंबर पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अलाउ कर रहे हैं ना कैप्टन को कि आपको उस नंबर पर खिलाया जाए। आप खुद उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर जाकर खेल रहे हैं।
तो ये एक फर्क है जिसको लोगों को सामने रखना चाहिए। और ये बुनियादी तौर पर जो सोच है खेल की, जो खेल की समझबूझ है, जो खेल को परखने का अंदाज है, वो मुख्तलिफ है। इसलिए इन दोनों की बैटिंग को देखते हुए और उसके बाद जैसे उन्होंने इनिंग्स खत्म करने के बाद के बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, यही बांग्लादेश की बॉलिंग थी जिसमें पाकिस्तान में जब खेल रहे थे तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात थी। मुश्किलात उन्होंने इंडिया के लिए भी की हैं। शुरू में उन्होंने आउट किया है, विराट को भी किया है, रोहित को भी किया है, जायसवाल को भी किया है, केएल को भी किया है, पंत को भी किया है, जायसवाल को भी किया है। उन्होंने उनकी विकेट हासिल की है, लेकिन जब मैच में कमबैक किया इंडिया ने, उसके बाद फिर उन्होंने अभी तक उनको वापस नहीं आने दिया। ठीक है जी, 350 से ऊपर वो निकले और उसके बाद जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं तो 125 पे अभी तक मेरा ख्याल है कि वो 8 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसमें भी सारे के सारी कंट्रीब्यूशन आपको नजर आती है जितने भी बॉलर्स उनके बॉलिंग कर रहे हैं। और इसमें भी जितने बॉलर्स आप देखते हैं इंडिया के, वो स्पेशलिस्ट हैं। वो ऐसा नहीं है कि थोड़े से बॉलर हैं, थोड़े से बैट्समैन हैं, ऐसी नहीं है। ये जो टीम पूरी इंडिया की खेल रही है, 11 के 11 स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में। जायसवाल एज ओपनर हैं, विराट कोहली एज बैटर हैं, रोहित शर्मा एज बैट्समैन है, बिल्कुल ऐसे रविचंद्रन अश्विन जो है वो एज ऑफ स्पिनर हैं, जसप्रीत बुमराह एज फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट का खेल है क्रिकेट। और अगर आप स्पेशलिस्ट के जरिए क्रिकेट को नहीं आगे लेकर चलते हैं, वो प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो लोगों में पैगाम दुरुस्त नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर आपके नताइज ठीक नहीं होते हैं। बांग्लादेश के लिए खुशाइन जरूर है कि उनके फास्ट बॉलर्स ने, बिलखुसूस हसन ने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। क्रिकेट में ये जो एक नई चीज डेवलप हुई है, फास्ट बॉलिंग का शोबा उनका बेहतर होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, टेस्ट मैच जीते, जहां पर इंडिया भी उन्होंने एक मौके पर बैकअप तो नहीं दिया था, लेकिन वो वापस आए, इंडिया ने उसमें बाउंस बैक किया। लेकिन जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी काबिल तारीफ है और ये हौसला अफजा है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी। जी बिल्कुल सही। हाफिज साहब, क्योंकि अभी इंडिया की बात हो रही थी और जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अपना टेस्ट का मैच खेला है, यकीनन बहुत बेहतरीन अंदाज़ है जिसका जिक्र आपने भी किया। अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ चैंपियंस कप जारी है, दूसरी जानिब जो है वो वुमेन्स की T20 सीरीज भी जारी थी साउथ अफ्रीका के साथ, जो पाकिस्तान हार गया। आखिरी मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने विन किया और रन्स ऑन बोर्ड जो है वो हाफिज साहब बहुत ज्यादा नहीं थे। मतलब क्या कहेंगे इस हार के बारे में जो पाकिस्तान को हुई है? अगरचे एक मैच हमने विन किया लेकिन हम सीरीज हार गए। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की कारकर्दगी हाल ही करीब में बहुत ज्यादा अच्छी रही है और एक एक मैच अगर आप बरसों बाद देखते हैं तो उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर खुश हुआ नहीं जा सकता। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान में जीत कर गया था, वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान खेलने के लिए है और साउथ अफ्रीका ने जीती है। तो अगर तो मतबा नजर यह है कि हमने सिर्फ एक मैच जीत कर खुश हो जाना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हर वक्त हारने के बाद कहना कि हम सीख रहे हैं, सीखने का अमल जो है वो तो सारी जिंदगी जारी रहता है इंसान का, बहुत से घोर तक जारी रहता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपके पास हर तरह के वसाइल और सहूलियात मौजूद हैं, तो फिर आप तसलसल के साथ जीत की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो रोकती है पाकिस्तान के वुमेन क्रिकेटर्स को अपनी फिजिकल फिटनेस बनाने में? कौन सी ऐसी चीज है जो रोकती है इनको दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला करने में? वो तो दुनिया में वुमेन क्रिकेट तो बहुत आगे चली गई है। वो तो ऐसी गेंदबाजी देखने को मिलती है वुमेन क्रिकेटर्स की तरफ से कि लगता है यार ये तो बिल्कुल करीब खेल रहे हैं मर्दों की क्रिकेट के। वहाँ पर तो डबल 100 हो रहे हैं, मतलब इतनी शानदार फास्ट बॉलिंग भी देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान के लिए एक चीज जरूर है कि चले उन्होंने एक मैच जीता है, लेकिन इस कारकर्दगी में तसलसल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े संजीदा अंदाज में इसको सोचना है कि आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक प्लेयर्स का पूल तैयार होना चाहिए। आप एक मैनेजमेंट जो है बेहतर टीम मैनेजमेंट उसका इंतखाब करें, उसको वक्त दें और उसको काम करने का मौका दें। और हर टीम में एक बाद इनकी कारकर्दगी का, इनके फिजिकल फिटनेस का, इनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलप करने के साथ साथ आपकी जो सोच है उसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता है वो सीरीज तो बहरहाल आज जैसा कि आपने बताया कि 3 मैचों की ये T20 मैचों की सीरीज थी, इसमें 2 उन्होंने जीते, तो सीरीज तो बहरहाल साउथ अफ्रीका ने जीती है। बिल्कुल सही बात है। वही जैसे लास्ट टाइम पैट कमिंस ने बोला कि ठीक है अच्छा खेले होंगे लेकिन जीते तो हम हैं, तो वो जीतने वाले का ही नाम होता है। जीतने आपकी मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी है, ये जो नतायज हैं, देखें
आप अच्छा खेलते हैं बाज़ औक़ात और कुछ अहम मौका ऐसा आता है मैच में जब मैच आपके हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो अच्छी टीमें होती है ना जी, जिनका प्रोसेस मुकम्मल होता है, जिनका जो पाथवे के जरिए आई होती हैं, वो हमेशा ऐसा नहीं करती हैं। जो आपकी जीत का तनासुब है वो ज्यादा होना चाहिए और जो आपके हार का तनासुब है वो कम होना चाहिए। बिल्कुल सही अच्छा बात है। खेल कर टीमें हार जाती हैं क्योंकि ये एक बार होता है, ऐसा नहीं है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और आप ये कहें हम अच्छा खेलते रहे लेकिन जीत दूसरे गए। हाँ। तो 3 मोमेंट्स आपने कैप्चर कर रहे होते हैं, असल में वो भी तो अच्छा खेल, अच्छे खेल को बेहतरीन की तरफ लेके जाना है ना, नतीजा हासिल करने के लिए अपने हक में। बिल्कुल तो सही बात है। उस किस्म की सलाहियतें, वो सलाहियतें कल देखे जैसे ट्रेविस हेड ने 150 रन कर दिए हैं और जिस अंदाज में उन्होंने उसके बाद अपने बैट के ऊपर हेलमेट लगा के सेलिब्रेट किया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसको भी तो देखे 300 रन उन्होंने किस तरह से चेस किए। अभी 36 बॉल यानी कि मेरा ख्याल लगभग 6 ओवर मेरा ख्याल बाकी थे, 300 से ज्यादा रन उन्होंने कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, उन्होंने फॉरेन रन्स कर लिए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी अचीवमेंट से उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी हार से अपने आप को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की है। अगर हम जो सीखने का अमल है जारी रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में देखें तो उन्होंने हालांकि ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। इसमें आपको जो उनके वसाइल रिसोर्सेज जो हैं वो महदूद होते नजर आते हैं, बैटिंग में भी, इवन स्पिन बॉलिंग में भी, लेकिन उसके बावजूद जो माइंड सेट है, जितने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो मजबूत है, जो उनकी गेम अवेयरनेस है, वो बहुत सारी चीजें अपनी उस रिवायत की वजह से जिस पर वो अमल पैरा है उसकी वजह से जीत जाते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता बरस में WTC का फाइनल जीता है, उन्होंने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है और 1.25 लाख आउट था जहाँ पर उन्होंने जीता है। और फिर उसका आप देखें इंडिया ने उस चीज को कैसे लिया है। इंडिया 2024 में जब उनके सामने आया तो उन्होंने भी उस मैच का जो है ना उसका हिसाब बराबर किया है। तो ये सारे का सारा जो मुकाबला है ये सलाहियत का मुकाबला है, ये काबिलियत का मुकाबला है, ये ज़हनी मजबूती का मुकाबला है, ये असाब की मजबूती का मुकाबला है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं अगर एक दिन मैंने ज्यादा मेहनत किया तो अगले दिन जाऊंगा तो मैच जीत जाऊंगा। ये एक मुसलसल अमल का, जद्दोजहद का, हर दिन एक नई जद्दोजहद और हर दिन एक नई मेहनत का नाम है। मुझे आपकी बात से, आसाब वाली बात से एक और बात याद आ गई। राशिद लतीफ साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त ICU में है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस वक्त ICU में है और उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जो सर्जन है ना दुरुस्त उनकी जरूरत है। हाँ। बात ठीक है, चूंकि मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट के इंतजामी सतह पर और उसके साथ साथ खेल की सतह के ऊपर खिलाड़ियों के मुख्तलिफ जो चीजें हैं। तो अफसोस की बात तो ये है कि हाफिज साहब उस अस्पताल के ICU में मौजूद है टीम जिसके आसपास कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है। देखिए एक पहलू ये है कि आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके मौजूदा खिलाड़ियों का एक हल्का है जो खेल रहे हैं। ये तो 7-8 बरस से खेलते हैं ना, इनके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ ना। ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। कम से कम इनकी कारकर्दगी, ये खुद भी तो अपनी कारकर्दगी का कुछ हिसाब लगा लेना कि ये क्या खेल रहे हैं, क्या दुनिया में इनके बारे में जो बात हो रही है कि इनके कानों से नहीं गुजरती है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी सतह पर, आला सतह के ऊपर तब्दीलियां आई, टीम मैनेजमेंट की गई गुज़िश्ता 2022 से अब तक, उसमें मुख्तलिफ वक्तों में तब्दीलियां आई गैर मामूली अंदाज में, तो वो एक पहलू जरूर है। लेकिन अगर इसके साथ साथ दीगर खिलाड़ियों को देखा जाए जो मतलब टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनको तो खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए ना कि वो कहाँ पर खड़े हैं, दुनिया उनको कैसे देख रही है, कैसे सोच रही है, दुनिया उनके बारे में क्या बात कर रही है। उनको तो अपनी कारकर्दगी के मयार को बुलंद करने के लिए, बरकरार रखने के लिए खुद से काम करने की जरूरत थी। उन्होंने भी वो नहीं किया है। मतलब 2023 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम गई थी उस वक्त ये इशू तो नहीं था पाकिस्तान के लिए ना कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खराब हालात है पाकिस्तान के। ये तो सारे का सारा किया सारा अगस्त 2023 के से लेकर अब तक और इतना लंबा अरसा पाकिस्तान कभी पिटा नहीं है। बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की पिटाई हुई है तमाम शोबों में। तो इस हवाले से राशिद साहब का जो ख्याल है और राशिद साहब की जो गुफ्तगू है उससे बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है कि आपके पास देखें 2 मसाइल उन्होंने बयान किए हैं।
एक ये है कि आप एक आईसीयू में है, दूसरा ये है कि उसका इलाज सर्जन करने के लिए भी जरूरत है। बिल्कुल, इलाज करने के लिए नहीं जी। हाँ। आपके इलाज करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है, तो आप बीमार भी हों और आपके इलाज के लिए भी कोई मौजूद ना हो, फिर तो उसके बाद तीसरी बात लोगों को खुद ही समझ आ जाती है कि होना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, इंतहाई अफसोस है कि जो हालात जा रहे हैं, मतलब एक मैच जीतने के बाद आप इतना स्कोर नहीं बना पाई हैं, आपने फिर से वही गलतियां दोहराने के बाद जो है वो मैच हार गए, सीरीज हार गए। लेकिन चलें, क्या ही कह सकते हैं हाफिज साहब। अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, कल काफी देर के बाद जो है वो उन्हें एक सेंचुरी मुकम्मल करते हुए देखा गया है। कुछ लोगों का इस हवाले से ये भी कहना है, देखें कोई भी अचीवमेंट होती है हाफिज साहब, उसके दो ही पहलू होते हैं। कुछ लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी भी फैलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बेटरमेंट की बात करते हैं। तो एक आवाज ये भी है कि बाबर आजम डोमेस्टिक में सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, रन्स कर लेते हैं, लेकिन जब किसी इंटरनेशनल सतह पर जाते हैं तो उस वक्त उनको पता नहीं क्या हो जाता है। हाफिज साहब, ये मसला तो हमारे तमाम ही प्लेयर्स का इस वक्त। देखिए, बात यह है कि बाबर आजम ने किसी को कुछ साबित नहीं करना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या कौमी सतह के टूर्नामेंट में करके। और दूसरा ये है कि ये जो गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है, नेगेटिविटी फैलती है या पॉजिटिविटी फैलती है, ये खेल के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से लोग जायजा लेते हैं और अपने ख्याल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर वक्त ना तो तारीफ की जा सकती है कि जब आप ना ही हर वक्त बुराई की जा सकती है, बिल्कुल, और ना ही अच्छा खेल रहे हों तो आपकी बुराई की जा सकती है। तो इस सोच से भी निकलने की जरूरत है कि गैर जरूरी तौर पर ना तो हिमायत की जरूरत है, ना बेजा तनकीद की जरूरत है। जहां तक ताल्लुक शाहीन अफरीदी का, बाबर आजम का, नसीम शाह का, शान मसूद का और जो दीगर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो खेल रहे हैं, वो उनके लिए इस टूर्नामेंट में रन करना को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। जैसे शादाब ने भी विकेट्स निकाली हैं। उसकी वजह यह है कि आगे पाकिस्तान ने इसके बाद खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, ठीक है जी, और इनका असल इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में है। अगर ये वहां पर रन नहीं करेंगे तो फिर एक नई बहस शुरू होगी कि देखें, इसका मतलब ये है कि स्किल्स हाईएस्ट लेवल पर क्वेश्चनेबल हो गई हैं। हाँ। आप जब बेहतर टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आप वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आपसे तवक्को की जाती है, जिसका आपको जिसके लिए आप वहां पर खेलते हैं, मौजूद है। बाबर आजम की सलाहियतों तो कोई शक नहीं है। वो पाकिस्तान के मौजूदा दौर में और इस वक्त भी जो पाकिस्तान में सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं वही हैं। अच्छी बात है, उन्होंने सेंचुरी की है, क्रीज ऑक्यूपाई किया है, और ये देख लें बाकी लोग जो बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कामरान गुलाम ने जो 100 किए हैं 2, और उस्मान खान ने रन किए हैं, तो उस्मान ने भी सेंचुरी की है। तो इन सब लोगों को जो बाकी लोग हैं जिनसे रन नहीं हो रहे, तो वो ये तो देख सकते हैं ना जी कि ये इन लोगों ने 100 कैसे कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने 100 कैसे कर लिए हैं। तो उनकी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दें और बाकी लोग भी वैसा खेल पेश करने की कोशिश करें जैसा कि इन लोगों ने किया है। लेकिन आप देखें कि सबसे ज्यादा जो परेशान कुन चीज ये है कि टीमें, मेरा ख्याल है अगर वो सेकंड इनिंग्स में थी और पहली में भी, कल भी जो सेकंड इनिंग्स में है वो भी 50 ओवर 16 भी नहीं खेले। बिल्कुल ऐसे ही है। 25-25, 30-30 ओवर जो बाकी बच जाते हैं या 20 ओवर बाकी बच जाते हैं वनडे मैच में, वो कमेटी डल रही है। उसका क्या करना है? कमेटी डल रही है हाफिज साहब, क्या करना है? बॉल्स जमा हो रही हैं। जी मैं कह रही हूँ वो कमेटी डल रही है, बॉल्स जमा हो रही हैं। हाँ, तो वो यूटिलाइजेशन जो है आपकी, ये जो बॉल्स हैं आपके, इनकी भी तो कोई हल करना है ना। तो अच्छा, बिल्कुल, जिससे हाफिज साहब आप बात कर रहे हैं, अगर हम देखें कि कल के मैच में मेरे ख्याल से सबने ही ये देखा होगा, सुना भी होगा, सरफराज अहमद जो कि मेंटोर हैं डॉल्फिन्स के और उस वक्त वहाँ स्टेडियम पर भी मौजूद थे, उनका उस वक्त कहना था कि क्राउड जो है वो बाबर के नारे लगा रहा था। तो सरफराज अहमद ने बोला कि इनको बाबर करने दो, 40 ओवर्स तक मतलब बाकी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो वो ये भी उन्होंने कुछ इजहार किया अपनी बातों का। और होता है मोस्टली जो है वो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ स्लेजिंग भी करते हैं, डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू भी करते नजर आते हैं, और मैच का यही हुस्न होता है। मतलब अभी तो चले ये उन्होंने एक मजाक में बात की है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप पास्ट में जाकर देखते हैं तो शोएब अख्तर बाकायदा तौर पर उनकी स्लेजिंग इतनी सख्त होती थी जो कि उनकी लिपसिंग से भी अंदाजा हो रहा होता था कि ये क्या कह रहे हैं, और सामने वाला जो बैट्समैन होता था या तो वो परेशान हो रहा होता था या फिर उसको भी गुस्सा आ रहा होता था। और यही एक सिलसिला जो है ये दोनों तरफ से होता था। तो मतलब एक एंगर
अंदर शो के अंदर एक आपका पोटेंशियल टीम के लिए, मतलब ये एक किस्म का एक डोमेस्टिक मैच है जहां पर अगर आप इस जज्बे के साथ हैं, इस प्लानिंग के साथ हैं कि आप दूसरे को एक ओपोनेंट समझ रहे हैं और एक मुश्किल हरीफ समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही अप्रोच, इसी अप्रोच के साथ अगर आप आगे जाते हैं तो आपको फिर एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने किस तरह से जो है वो मुकाबला करना है दीगर टीम्स का। बिकॉज अगर जिस तरह से अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, उन्होंने जब कहा कि ठीक है हम हार गए लेकिन मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, तो ये आपके वर्ड्स जो हैं ये आपकी रिकॉर्ड्स में मतलब रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि आपने फलां टाइम में ये बात की थी और आज आपकी ये परफॉर्मेंस है, तो आपकी उस बात की वजह से आपकी ये परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन कुछ बोलने का, कुछ कहने का, तो कोशिश करें कि उसको इस अप्रोच के साथ लेकर जाएं कि अगर कल को फलां किसी भी वक्त के अंदर जो है वो उसका जिक्र होता है तो आपको उसके ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना हो। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो नाज़रीन हाफिज साहब के साथ मजीद बातचीत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी, लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि 9 विकेट्स जो हैं वो निकाल ली हैं जसप्रीत बुमराह ने, 4 विकेट्स आई गेस के निकाल ली हैं बांग्लादेश की। और एक मुश्किल सूरत हाल, बिकॉज जब बुमराह आ जाते हैं तो उनके आने का मकसद ही ये होता है कि अब बहुत हो गया है, तो अब बॉलर को, बैट्समैन को हमने आउट करना है, और वो अपनी मौजूदगी का पूरा फायदा उठाते हुए उस चीज को ऑक्यूपाई करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं और उसके बाद जो है वो स्कोर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। विकेट उन्होंने निकाल ली और अब फिलहाल सिर्फ 1 विकेट बाकी है। स्कोर जो है वो ऑन बोर्ड 133 इस वक्त जो है वो बांग्लादेश कर चुका है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो पेश आ चुकी है बांग्लादेश को, और इंडिया कम से कम भी 120 रन की जो लीड है वो ले सकता है। अभी भी बहुत वक्त है और एक अच्छी खासी लीड होगी, क्योंकि इसके बाद जब वो दोबारा से खेलना शुरू करते हैं और अगर इसी पेस के साथ वो शुरू करते हैं तो फिर मुश्किल सूरत हाल जो बांग्लादेश के लिए पैदा हो जाएगी। तो हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ टेस्ट होता है, जिसका स्केड्यूल भी सामने आ चुका है, मुल्तान में 2 मैचेस हैं और 1 मैच जो है वो रावलपिंडी के अंदर है, तो जब ये भी तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। चैंपियंस कप खेलने के फौरन बाद आपने जाना है इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलने के लिए, और 2 मैचेस आपके मुल्तान में हैं, जहां पर अभी T20 की सीरीज जारी थी वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका ने विन किया, और पाकिस्तान से अब उम्मीदें हैं बहुत सारी कि अब उन्हीं मैदानों पर, यानी मुल्तान के स्टेडियम के अंदर, जहां पर अभी रिसेंटली T20 की सीरीज के अंदर हमारी ख्वातीन हार कर बाहर आएंगी, वहां पर कम से कम थोड़ी सी जीत का सामना करें, थोड़ी एक बड़ी अप्रोच के साथ जाएं, टेम्परामेंट अपना जो है वो हाई करें, क्योंकि इतने मैचेस यहां पर खेलने के बाद आपके पास एक टाइम होगा रेस्ट करने का, और उसके बाद जब आपने टेस्ट के लिए जाना है तो आपकी प्रैक्टिस, आपका टेम्परामेंट, हर चीज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आप मैदान में मौजूद हों तो आपको मुश्किल पेश ना आए। ये ना हो कि मतलब हालात कुछ और हो जाए, आप वहां पर जाएं और आपसे ना बैट पकड़ा जा रहा हो, ना रन्स किए जा रहे हो, आप बिल्कुल ही स्लो हो जाएं या आप बिल्कुल ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी भी की है, जिसका जिक्र हाफिज साहब कर रहे थे। उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं बहुत देर के बाद, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर सेंचुरी करता है आपको खुशी होती है, लेकिन जब आपके टॉप प्लेयर्स विकेट्स निकालते हैं या सेंचुरी करते हैं तो आपको उसकी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हम बाबर को सिर्फ डोमेस्टिक में सेंचुरी नहीं करना, मतलब करते हुए नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि बाबर आजम एक इंटरनेशनल सतह पर भी हमें जो है वो इसी किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। तो मजीद बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं इसी हवाले से, और मेरे ख्याल से कि कुछ ही देर के बाद जो है वो बांग्लादेश की टीम ऑल आउट होने वाली है। और अभी इस वक्त जो है वो अश्विन अब बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जडेजा भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक मुश्किल सूरत हाल जो बांग्लादेश के लिए पैदा हुई है। तो हाफिज साहब हमारे साथ अब सेट पर मौजूद हैं। इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद यही था कि हाफिज साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि हाफिज साहब अब कॉल पर इतनी बातें कहाँ होती हैं, तो सामने आ जाइए। तो हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। हाफिज साहब देखें, इतनी कमाल की गुफ्तगू थी कि हमने आपको फोन से उठाकर यहाँ पर बुलवा लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सेट पर आकर इस वक्त? देखिए बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल अच्छा हमेशा से। और जब आप के पास काफ़ी सारी चीज़ें हों, और चूँकि दुनिया भर में क्रिकेट काफ़ी हो रही है ना, न्यूजीलैंड श्रीलंका भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं, अफगानिस्तान भी खेल रहे थे, अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, इंडिया और बांग्लादेश खेल रहे हैं, पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम खेल रही है, चैंपियंस कप हो रहा है पाकिस्तान में। तो
क्रिकेट ही क्रिकेट है। आज तो चूंकि जुमा है तो क्रिकेट का जुमा बाजार है। बिल्कुल ऐसे ही, हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। अच्छी बात है, हमें दिल लगा हुआ है, गुफ्तगू हो रही है। बस हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी इन तमाम खेलों के अंदर जो है वो हमें जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें कोई नाम बुलंद करता हुआ अपना नजर आए। हाफिज साहब, अभी हमने बात की बाबर आजम की सेंचुरी की। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ICC का डेलीगेशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो सारा जायजा ले रहे हैं, सिक्योरिटी का भी, स्टेडियम्स का भी, जबकि स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और इस हवाले से ये भी एक पैगाम जारी हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब भी बहुत मुतमईन हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है ICC की डेलीगेशन से भी गुफ्तगू करने की और उन्होंने भी सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन का उसके ऊपर इजहार किया। सब क्या कहेंगे इस सवाल से? देखिए, अभी ICC का डेलीगेशन था वो कराची गए, पिंडी गए और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी जो उनकी मुलाकात हुई उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया बुनियादी तौर पर। और जो उसमें बताया गया वो यही है कि उनको तमाम तर जो ICC को इस विज़िट के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तामीराती काम के हवाले से और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के मामला था उस हवाले से जो भी उनके सवालात थे और जो भी चीज़ें पूछने वाली थी उनको बताई गई हैं, जो भी पूछा गया है। और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। वसीम खान साहब जो कि इस वफ्त के साथ थे और वो ICC में कायम ओहदे पर हैं, वो भी साथ हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं। एक दो और भी लोग हैं जो कि उनके साथ हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रहे हैं। तो अपनी अपनी सतह पर कम अज़ कम राब्ते के हवाले से तो ये लोग अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक तो यही इस चीज़ का इजहार किया है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें थी उन पर ICC के वफ़द ने इत्मीनान का इजहार किया है। और आज हम सितंबर में हैं, सितंबर अब अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहा है। अक्टूबर में सुनने में आ रहा है कि शायद कोई एक बड़ी मीटिंग हो सकती है। अक्टूबर या नवंबर में कुछ ना कुछ इस हवाले से काफ़ी चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएंगी ICC की मेज़बानी के हवाले से। तो पाकिस्तान में तो सब लोग यही चाहते हैं कि मेज़बानी चूँकि पाकिस्तान के पास है ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, और 1996 के बाद ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान ICC के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा होगा। तो पाकिस्तान उसके लिए तैयारियाँ कर रहा है। सवालात हैं इसके तामीराती काम के हवाले से, लेकिन इस पे लोगों की मुख्तलिफ राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए। अब चूंकि शुरू हो चुका है, ये एक डिबेट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको इस अंदाज पे देखते हैं कि क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, तो ज़रूरत थी। वक्त ठीक है या नहीं है, पैसा जितना लग रहा है वो ठीक है या नहीं है, वो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ज़रूरत थी पाकिस्तान को और अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, तो इसमें अगर हो जाए बेहतर अंदाज में और बर वक्त हो जाए, मैचेस में किसी किस्म की ताख़ीर ना हो, रुकावट ना आए। और ताख़ीर तो नहीं होगी तो चली जाएगी अगर ताख़ीर होगी, तो किसी किस्म का ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से हमें सख्ती का सामना करना पड़े। हमें कहीं ना कहीं इस किस्म का ना हो कि हम ये ऐन उस मौके में जब मैचेस शुरू होने को हों तो हमारी ईंटों गिरने की आवाज़ आ रही हो, ये नहीं होना चाहिए। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सतह पर अपनी जगह पर रहते हुए इस जो वफ़द था ICC का उसको तो मुतमईन किया मुकम्मल अंदाज में। देखना यह है कि अब इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अब तक की जो हालात हैं, अब तक की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है उसके मुताबिक यही है कि कंट्रोल में है चीज़ें। बिल्कुल सही है, कंट्रोल में है। और इसके बाद जो मीटिंग होगी, जो कि सब लोगों का सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, उसके ऊपर भी मजीद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। सबको यही ख्याल है कि ICC ने क्या कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है या नहीं है, इंडिया ने आना है या नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम तैयार हैं तमाम लोगों का सामना करने के लिए। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसकी ICU में होने की बात की, फिर सर्जन्स की बात की। अगर हम अपनी कारकर्दगी देखते हैं, अभी चले होम ग्राउंड्स हैं, बाबर आजम ने 3 छक्के भी लगा ही दिए हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब मुश्किल हरीफ सामने होंगे, जो कि इस माइंडसेट के साथ आए होंगे कि वो उनका मकसद ही विन करना है, तो हाफिज साहब उस वक्त क्या हम इस काबिल होंगे कि हम जो है वो उनका मुकाबला कर सकें? सॉरी, मैं चीज़ देख रहा था कोई मसला नहीं है, ज़रूरी आप बहुत अहम चीज़ देख रहे हैं। और देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं, जो कि उनका पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल है, अगर उसके ऊपर खेलते हैं, बेहतर टीम सिलेक्शन होती है। और अगर आप
पिचेस तैयार करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पहले आपको तयन करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। और जब आप उसका फैसला कर लेंगे कि ये स्ट्रेंथ है और उसके मुताबिक फिर आप अपना प्लेइंग 11 मुंतखब करेंगे और फिर वो प्लेइंग 11 अपने पोटेंशियल पर खेले। देखें, शाहीन अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे हैं, हाँ। नसीम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे हैं, बाबर अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे हैं। तो अगर ये खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के ऐन मुताबिक खेलें, जिसकी ये सलाहियत रखते हैं, तो बहुत अच्छे मैचेस हो सकते हैं। लेकिन अगर यही रहे कि आप जहनी और जिस्मानी तौर पर इतनी बड़ी सीरीज के लिए तैयार ही ना हो, ठीक है, आप आगे खेलें पीछे खेलें, आपको कुछ इस बारे में पता ना हो, आपके फास्ट बॉलर्स 125-30 पे आ जाएंगे तो वो मुश्किलात होंगी। तो सबसे पहला काम किसी भी कोच का, पाकिस्तान के कोच का, ये होना चाहिए कि इन खिलाड़ियों से इनकी असल सलाहियतों के मुताबिक कैसे काम लेना है, और अगर वो उस अंदाज में काम नहीं लेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, इससे पहले जब इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया था तो वो नतायज बहुत ख़राब थे पाकिस्तान के, उस वक्त ये मसाइल नहीं थे जो आज हैं। तो और इंग्लैंड में भी कुछ चीज़ें फ़र्क हैं, जिमी एंडरसन नहीं होंगे उनके साथ, प्लेयर्स उनके साथ वो वाले नहीं होंगे जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, ये एक मुख्तलिफ अंदाज में इम्तहान होगा, क्योंकि चैंपियंस कप के फौरी बाद आप उधर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आप कामरान गुलाम के बारे में आवाज़ आ रही है कि क्या उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 2 सेंचुरियाँ वो स्कोर कर चुके हैं, क्या उनको शामिल किया जाना चाहिए स्क्वाड में और स्क्वाड के बाद प्लेइंग 11 में? फिर ये कॉम्बिनेशंस है ना, आप कैसे किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप शान ओपन जाते हैं, आप कुछ अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इमामुल हक तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे अब्दुल्ला शफीक को। देखिए, अब्दुल्ला इतने अच्छे में नहीं है ना, अब्दुल्ला इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। तो रन तो किए ना इमाम ने, और वो टेस्ट मैचेस हैं, वो T20 के लिए तो सिलेक्ट होना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। सो उनके लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने 5 रोज़ा मैचेस खेलने हैं तो आपको कम अज़ कम फॉर्म चाहिए और आपको क्रीज ऑक्यूपाई मैक्सिमम टाइम के लिए उसको करने की ज़रूरत है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब कामरान गुलाम का नाम है, उमर अमीन ने पाकिस्तान के लिए ए टीम के लिए रन्स किए हैं, उनका नाम जो है वो ज़ेरे गौर आ सकता है। फिर इमामुल हक का नाम है, वो ज़ेरे गौर आ सकता है। चूँकि टेस्ट मैच क्रिकेट है, फिर आपने किसी स्पिनर्स के साथ जाना है तो आप किस तरफ जाएंगे? क्या आप उस्मान कादिर की तरफ देखेंगे, या आप और स्पिनर्स की तरफ देखेंगे, या आप अबरार की तरफ देखेंगे? तो काफ़ी सारा इम्तहान है सिलेक्शन कमेटी का भी कि वो किस अंदाज में। एक आपको रिस्ट स्पिनर रखना चाहिए, राइट आर्म लेग स्पिनर, जिसके बॉल में बाइट हो, जो आपको मजबूर करे गलती पर, एयर में अच्छा हो, गिरने के बाद उसका बॉल बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करे। तो ये एक तफसीली काम है जो कि बड़ी हिकमत अमली के साथ, इसमें बड़ी समझदारी के साथ करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर काम नहीं है। ये आपकी जो खेल की समझ बूझ, जो आप मैच तो डेटा होगा ना, समझेंगे तो कुछ करेंगे तो फिर डेटा निकलेगा। मैच को देखकर अगर आप देख रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि कौन कैसे आउट कर रहा है, कौन कैसे बॉल कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बड़े अच्छे गेंद करते हैं लेकिन आपको विकेट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आपके जो बॉल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं देखने वालों को, जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए उसमें कशिश होती है यार ये इससे अच्छी जगह पर भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो वो अब देखना सिलेक्टर्स किस अंदाज में देखते हैं और सोचते हैं। वही बात है नाफिस साहब कि हम जब इम्तिहान देते हैं तो हम पहले कुछ लिखते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है ना, उसके नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, पहले ही तो नहीं वो बता देते हैं ना, पहले हम कुछ एफर्ट करते हैं तो फिर उसका हमें रिजल्ट मिलता है। अच्छा हाफिज साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त मुझे तो उम्मीद थी कि मतलब 120 रन की लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी, मगर हाफिज साहब 227 रन की लीड जो है वो इंडिया को इस वक्त मिल चुकी है। 149 पर बांग्लादेश ऑल आउट हो गया है। देखिए, क्रेडिट है बांग्लादेश के बॉलर्स का पहले, उन्होंने कुछ मुश्किलात पैदा की इंडिया के लिए, और फिर इंडिया ने जब फ्रॉम उनकी बैटिंग से 6 विकेट्स के बाद अश्विन और जडेजा की बैटिंग से लेकर अब तक बांग्लादेश के आउट होने तक ये कंट्रोल किया उन्होंने। और जो एक फ़र्क होता है अच्छी टीम का, बड़ी टीम का, मजबूत टीम का, निस्बतन कमज़ोर और निस्बतन कम तजर्बाकार टीम का, वो उन्होंने फ़र्क इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में तो उसको 227 रन वाज़े कर दिया है कि अगर आप ने 144 पर 6 के बाद आप 350 या टीम फ़र्ज़ कर लेना 144 पर 6 का मतलब यह है कि आप उसके बाद 339 उन्होंने उसी दिन स्कोर कर दिए। कल के दिन में 144 फॉर 6 थे
और वहीं से वो 339 पर गए हैं और 4.23 यानी लगभग 4.25 का उनका रन रेट भी रहा। तो स्ट्राइक रेट भी ठीक था, विकेटें भी उन्होंने हाथ में रखी, रन्स भी ऑन बोर्ड किए और फिर उसके बाद आपने उनकी विकेटें हासिल भी की, बांग्लादेश को आउट भी किया जल्द। तो ये जो फ़र्क था फ़र्क है बांग्लादेश और इंडिया के क्रिकेट में, उसको उन्होंने इस पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बैटिंग के शोबे में भी उसको साबित किया है और फिर जब उन्होंने बॉलिंग किया उसको भी उन्होंने साबित किया और दोहराया दोनों चीज़ों में, खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। वो जो एक सबक था कि हम बेहतर टीम हैं, वो उन्होंने उसको अमली तौर पर उसका मुजाहरा किया और उसको बताया। और ये फ़र्क है, देखिए जब ये पाकिस्तान से खेल कर गए थे और इन्होंने इंडिया जाना था तो बहस यही थी, लोग इसी के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि क्या जब ये इंडिया जाएंगे इनकी अप्रोच क्या होगी, ये किस तरह से डिलीवर करेंगे, ये कैसे टेस्ट मैच को खेलेंगे। यही था कि क्या इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश वैसे ही उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेटें लेंगे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के बॉलर्स को उसका पूरा क्रेडिट है। महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत उनका क्रेडिट है कि उनके बॉलर्स ने विकेटें ली हैं उनके लिए। लेकिन जो बेहतर टीम है, जो एक से ज्यादा मरतबा बाउंस बैक करती है, वही टेस्ट मैच में आपको बर्तरी की तरफ जाते हुए नजर आती है। तो ये इंडिया ने साबित किया अपने खेल के शोबों में, मेंटल टफनेस के एतबार से, गेम अवेयरनेस के एतबार से, अपनी सलाहियतों के एतबार से। तो वो होम ग्राउंड है, उसका फ़ायदा, वो तो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इवन उनके टॉप क्रिकेटर्स ना भी हों तो वो दुनिया की मजबूत टीमों के खिलाफ भी अपने मुल्क में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी जब आखिरी मरतबा गए थे तो उनके टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे टीम का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार अच्छा खेल पेश किया था। हाफिज साहब, कोचेस का भी इसमें किरदार हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जहां पर टीम इतनी मजबूत है वहां कहीं ना कहीं कोचेस का भी कोई किरदार होता है आपकी विन के पीछे। देखिए, बात यह है कि ये एक वो गुफ्तगू है जिसमें बहुत ये फैशन है कि ये खिलाड़ी हैं, एक आपका निज़ाम होता है, उस निज़ाम में लोग आते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। अब रोहित शर्मा को ज़िंदगी के इस करियर के इस हिस्से में क्या उसको किसी ने कोचिंग करनी है? उनकी तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी बैटिंग देखकर तो अगर आप कुछ सीखना चाहें तो कोच ने आपने क्या बताना है ना, वो तो खुद ही आप सीख सकते हैं। इस जगह के ऊपर गौतम तो भी आए हैं, ये पहले से उनके सेट प्लेयर्स हैं जो चले आ रहे हैं। हाँ, वो ज़रूर है कि एक पाथवे ऐसा है जब आप किसी को एक पूरी उस मुशक्क़त से गुजारते हैं, मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ मदारिज में, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट खेलते खेलते जब वो वहाँ तक आते हैं तो वो बहुत कुछ तो सीख चुके होते हैं। ऊपर आकर आपको कुछ थोड़ी बहुत जो नोक पलक संवारने की ज़रूरत होती है, आपको हल्की सी एडजस्टमेंट कि आपके बैटिंग ऑर्डर में आप अगर कहीं रन्स नहीं हो रहे हैं तो कोच आपको आइडेंटिफाई करके बताता है यार ये वाली चीज़ आपकी ठीक नहीं हो रही, वापस अपनी बेसिक्स पे आ जाएं, उस जगह पर वापस आ जाएं। यही हाल बॉलर्स का है। तो ये पाकिस्तान में चूँकि जिस तरीके से पेश किया जाता है ना कि कोच ने आपका सब कुछ बदल देना है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं होता है, ये प्रोसेस है। आप मुख्तलिफ कोचेस के साथ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते चले जाते हैं, तजर्बात आपके जहन में जमा होते चले जाते हैं। अंडर 13 में कोच ने क्या सिखाया, 16 में क्या सिखाया, 19 में क्या सिखाया, क्लब लेवल पर क्या सिखाया, तो ये उसके हिस्से हैं मुख्तलिफ। मतलब गौतम गंभीर ने तो आके आप जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग नहीं सिखाई ना, ना ही उसने अश्विन और जडेजा को बैटिंग सिखाई है, ये तो बरसों से करते हुए आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मतलब कि आप देखें कि जिस प्लेयर को जहाँ पर लगाया गया उसकी वहाँ एक तो ज़रूरत थी और उस प्लेयर ने वहाँ पर अपने होने को प्रूव किया। मतलब जसप्रीत बुमराह को जब वहां पर लगाया गया वहां पर विकेट निकालने की जरूरत थी और जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई किया। मतलब दिस इज नोन एज द टॉप प्लेयर्स, व्हेन यू बिलीव ऑन योर प्लेयर्स के यहाँ पर हमें जरूरत है और यहाँ पर आपके प्लेयर्स जो हैं वो रन्स निकाल लेंगे या यहाँ पे आपके प्लेयर्स जो हैं वो रन्स विकेट्स निकाल लेंगे। आप इसी तरह से अपनी एक गेम प्लान और गेम अवेयरनेस का सामना करते हुए आप जो है मैचेस विन करते हैं। 227 रन की लीड इंडिया ने इस वक्त ली है और इसके बाद अभी ये आज दूसरा दिन था टेस्ट मैच का और देखते हैं कि कितने रन्स ऑन बोर्ड मजीद बनते हैं। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज साहब को इजाज़त दीजिए, आपको ज्वाइन करते हैं 4 PM दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय।